हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में जितने भी लेक्चर होंगे वो सब के सब आपके लिए YouTube में फ्री में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। यानी ये एक टाइप का क्या है, फ्री कोर्स आप सब के लिए अवेलेबल है। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में अभी तक हम 13 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का कहना क्या है भाई, जरा समझेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ए सिंपल पेंडुलम। हमारे पास क्या है भाई, एक सिंपल पेंडुलम है हैंगिंग वर्टिकली इन ए एलिवेटर हैज ए टाइम पीरियड ऑफ टी नॉट। उसको कहां लटकाया गया है, एक एलिवेटर में या एक लिफ्ट में लटकाया गया है, जिसका टाइम पीरियड कितना है भाई, टी नॉट है। व्हेन द एलिवेटर इज स्टेशनरी, कब, जब एलिवेटर कैसा है, रुका हुआ है। इफ द एलिवेटर मूव अप with an acceleration of a which is equal to 0.2 into g। g क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t1। तब उस केस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, या बोल सकते हैं सिंपल पेंडुलम है, वो किसके बराबर है, t1 के बराबर है। हेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द रेशियो t नॉट अपॉन t1 इज, जो रेशियो है टी नॉट अपॉन T1 वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। समझेंगे जरा कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो हमारे पास क्या है भाई, इस तरह से एक लिफ्ट है या एक एलिवेटर है यूं करके। इस एलिवेटर के अंदर इस तरह से क्या है, हमारे पास एक पेंडुलम है। लेट अस से इसकी लेंथ कितनी है, L है। अभी यहां पर ये रुका हुआ है, कैसा है भाई, ये स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी है तब इसके अंदर जो टाइम पीरियड होगा वो कितना है, टी नॉट दे रखा है। तो इस टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी के बराबर होगी। ये तो बड़ा सिंपल था। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि हमारी जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है, और जब वो ऊपर की ओर जा रही है तब उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.2 g के बराबर है। यानी इस केस में एक्सेलरेशन कितना है, 0.2 g के बराबर है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ये मेरे पास क्या है, पेंडुलम है, इसका मास मैंने कितना बोल रखा है, m बोल रखा है, यहां भी इसको m लिख दो। सेम पेंडुलम है, सेम लेंथ का, लेंथ कितनी है, सेम है। लेकिन इस केस में लिफ्ट ऊपर को जा रही है a एक्सेलरेशन से, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू जी के बराबर है। अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट। जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो वेट बढ़ेगा या घटेगा, आंसर है जितना ये एक्सेलरेशन है ना, उस एक्सेलरेशन से वेट बढ़ जाएगा। यानी अब इसके अंदर जो जी प्राइम की वैल्यू होगी, यानी जो नया जी ये फील करेगा, जो नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये पेंडुलम फील करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी प्लस ए के बराबर होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां से मेरे पास जी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.2 इंटू जी आ गया। तो कितना आ गया, जी बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस 0.2 इंटू जी। तो दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू जी। तो इसके अंदर जो जी की वैल्यू कितनी होगी, 1.2 जी के बराबर होगी। अगर मैं टाइम पीरियड को यहां पर कितना बोलूं, T1 बोलूं, तो इस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फील करेगा, जो कितना है मेरे पास, 1.2 इंटू जी के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, टी नॉट अपॉन T1 निकालना है। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे भाई, टी नॉट अपॉन T1 निकाल देंगे। तो टी नॉट अपॉन T1 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो कितना आ जाएगा ये, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी, और अपॉन में कितना आ गया, यहाँ आ गया ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू जी आ गया। कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे हम उसको। इससे ये चला गया, L से L चला गया, G से G चला गया, ये रूट 0.12 ऊपर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास टी नॉट अपॉन T1 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 1.2 आ गया। अब मुझे रूट 1.2 निकालना है, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। इस कैलकुलेटर में होता है, हाँ होगा शायद। तो मुझे क्या करना है, 1.2 का रूट निकालना है। तो पहले रूट लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ 1.2
2 निकालना है तो कितना आ गया ये 1.09, दिस इज अवर आंसर। तो कितना आ जाएगा 1.09 इज अवर आंसर। तो रेशियो कितना आ गया भाई हमारा 1.09 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे 1.09। तो आंसर इज 1.09। रेशियो कितना आ गया 1.09 आ गया। जैम 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाउ बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है, मैंने कल भी बोला था कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2023 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। और क्या बोलना है क्वेश्चन का, द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप थीटा डॉट, ये मेरे सॉरी आर कैप डॉट लिखा है, क्या लिखा है आर कैप, उसके ऊपर डॉट है, एंड थीटा कैप डॉट, थीटा कैप डॉट x component of unit vector r cap dot and theta cap dot for a particle moving with angular speed 2 radian per second and angle theta equal to 215 degree is। ठीक है, यानी जो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास यहाँ r cap dot है, दूसरा मेरे पास क्या है theta cap dot है। इन दोनों के x कंपोनेंट, इन दोनों के x कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट और इसका भी x कंपोनेंट का सम कितना होगा, इन दोनों के x कंपोनेंट का सम कितना होगा, ये हमें निकालना है। और कब निकालना है, जब ये मेरे पास ओमेगा कितना हो 2 रेडियन पर सेकेंड हो और थीटा की वैल्यू कितनी हो 215 डिग्री के बराबर हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि मैं इस आर कैप और थीटा कैप को किस तरह से आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख सकता हूं, तभी तो आप वहां से निकाल सकते हो ना। तो थोड़ा बहुत याद करो, हमने 3-4 दिन से वही चीज डिस्कस की है कि हमने इस तरह से क्या पढ़ी थी, एक मैट्रिक्स पढ़ी थी। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन मैं लिख किसके लिए रहा हूं, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, बिकॉज सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट एक चीज करके, z इक्वल टू 0 लेके। ठीक है, तो वो आसान रहता है क्योंकि दो चीज एक साथ याद हो जाएंगी। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना होता है मेरे पास, यहाँ आता है इस तरह से क्या कॉस थीटा, फिर यहाँ आता है हमारे पास क्या माइनस का साइन थीटा, यहाँ आता है 0, यहाँ आता है हमारे पास क्या साइन थीटा, यहाँ पर क्या आता है साइन थीटा, और यहाँ मेरे पास क्या आता है कॉस थीटा, यहाँ पर 0, यह आता है 0 0 1। ठीक है, थोड़ा बहुत, और यहाँ इनटू में कितना आता है मेरे पास, यहाँ आता है मेरे पास क्या आर कैप और थीटा कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास जेड कैप। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं भाई आई कैप निकालूं, तो आई कैप इक्वल टू, या फिर थोड़ा सा इसमें और मैं चेंज करूं, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, अगर ये तो क्या निकला आई कैप, जे कैप, के कैप इन टर्म्स ऑफ आर कैप, थीटा कैप एंड जेड कैप। अगर मैं आर कैप, थीटा कैप और जेड कैप को आई कैप, जे कैप के टर्म में लिखना तो क्या करूंगा, तो मैं सिंपल इसको चेंज कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो तो अगर मैं यहां से कुछ ऐसा लिखूं, क्या लिखूं मैं यहां से आर कैप, थीटा कैप और जेड कैप को लिखूं, तो ये पूरी जो मेरे पास क्या है मैट्रिक्स है इधर आएगी, जो क्या होगा जो रो वाले हैं कॉलम में चले जाएंगे, कॉलम वाले रो में चले जाएंगे। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना कॉस थीटा, और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा 0, फिर ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन थीटा, फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास कॉस थीटा, और ये 0 आ जाएगा, फिर ये वाला क्या रहेगा 0 0 1, और ये पूरा इधर इंटू हो रखा है तो कितना आ जाएगा ये आई कैप, और ये कितना आ जाएगा जे कैप, और यहाँ ये कितना आ जाएगा के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई आर कैप इक्वल टू लिख सकता हूँ, अगर मैं आर कैप निकालूंगा यहाँ से तो आर कैप इज इक्वल टू कितना आ गया ये कॉस थीटा आई कैप और फिर प्लस का साइन थीटा जे कैप। ये क्या निकला मेरा आर कैप निकला। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं थीटा कैप निकालूं तो थीटा कैप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये माइनस का साइन थीटा आई कैप एंड प्लस का दिस इज कॉस थीटा इंटू जे कैप आ गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे लिख रहा हूं। लेकिन मुझे निकालना क्या है आर कैप डॉट निकालना है। डॉट का मतलब क्या होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो डेरिवेटिव। तो अगर मैं क्या निकालूं यहां से आर कैप डॉट निकालूं, क्या निकालूं आर कैप डॉट निकालूं यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, फिर किसका को थीटा का कितना आ जाएगा थीटा डॉट आ जाएगा। नाउ आई कैप ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, आई कैप ही रहेगा।
एंड प्लस का कितना आ जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा भाई, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगर थीटा करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, थीटा डॉट आ जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा, जे कैप आ गया। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो, या फिर ऐसे रहने दो इसको, तो इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो ये मैंने क्या निकाला भाई, आर कैप डॉट निकाला। अब मैं क्या निकाल दूंगा, ऐसे ही थीटा कैप डॉट निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा यहाँ से मैं, थीटा कैप डॉट, यानी थीटा कैप का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये थीटा कैप है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, फिर कितना आ जाएगा थीटा डॉट, और ये कितना आ गया आई कैप, एंड प्लस का कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और थीटा कैप थीटा डॉट इंटू कितना आ जाएगा, जे कैप। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें क्या करना है, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो इस आर कैप डॉट का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया भाई, ये हो गया। वैसे ही थीटा कैप डॉट का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया। मुझे इन दोनों का सम निकालना है। तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ आर कैप डॉट एंड थीटा कैप डॉट विल बी दिस प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा थीटा कैप एंड माइनस का कितना आ गया ये, दिस विल बी अवर कॉस थीटा थीटा कैप। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया हमने इस तरह से। क्लियर बात इतनी? तो अगर बात क्लियर है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन तो ऐसे बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थीटा दे रखा है कितना 215। थीटा डॉट किसका बराबर होता है, सिंस वी नो दैट कि दिस थीटा डॉट सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता होता है, जो थीटा डॉट होता है वो किसके बराबर होता है भाई, थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा, यानी दिस इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। थीटा डॉट इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है। थीटा डॉट इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है। तो अब एक काम करेंगे फिर यहाँ पर, थीटा डॉट, ये थीटा कैप नहीं होगा, थीटा डॉट होगा ये। थीटा डॉट दोनों ओर से बाहर भी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस दिस वन इज 215, और दोनों ओर से क्या बाहर आ जाएगा, थीटा डॉट, यानी 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब मुझे कॉस 215 और साइन 215 की वैल्यू चाहिए डिग्री में। ये किस में लिखा है, डिग्री में लिखा है। ठीक है, तो अगेन मैं आप थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का यूज कर लूंगा यहाँ पर, साइन 215 एंड कॉस 215। तो साइन 215 एंड कॉस 215 की वैल्यू क्या होगी, ये खिसकेगा नहीं इधर को, बढ़ गया ये। तो ये मेरे पास क्या है, साइन 215। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, साइन 215 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आया मेरे पास कितना, माइनस का आएगा ये, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए ना, तो इसने माइनस साइन नहीं दिखा रहा है, माइनस साइन दिखाना चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.98। ठीक है, 0.98, और फिर कितना आ जाएगा, फिर cos 215 की वैल्यू कितनी होगी, देखो अगर मैं क्या निकालूं यहाँ पर, cos 215 निकालूं, cos 215 निकालूं, तो cos 215 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये अगेन कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों क्या होते हैं, तो 0.19 आ गया ये, और इनटू में कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। सॉल्व करो फटाफट, 9 और 8 7 होता है, 9 और 8 17 की 7 हंसी लगो 1, 9 और 1 10 और 1 11, ऐसा कुछ आया, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और इनटू में कितना आ गया, 2 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 7 दूना 14 की 4 हंसी लगो 1, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ कितना आ गया, 2 एकम 2 आ गया। तो 2.34 कितना आ गया भाई, 2.34 आ गया। कितना आ गया, 2.34। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 2.34 इज अवर आंसर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर जोड़ घटाना सही किया है तो ये बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ जाएगा ये, 2.34। ये बात समझ में आई आपको, बस समझना था, बाकी तो क्या है, कैलकुलेशन है,
वो सही होगी गलत होगी, और डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट उस समय कैसा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आप इसको पकड़ पाए हो या नहीं पकड़ पाए हो, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि ओ इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे निकालूंगा, अगर वैसे क्या पूछ सकता है वो वाई कंपोनेंट का पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ इस पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लेना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लेक्चर्स में कराए गए हैं। उन लेक्चर को देखो, उनको पढ़ो, पूरे एक एक घंटे के लेक्चर हैं, उनके अंदर क्वेश्चन भी हैं, और जितनी भी चीजें हो सकती हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर किसी भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड सब कुछ वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो वहां जाके देखो और तब जाके इन क्वेश्चन करो। बिलीव मी, आपको ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे कि आज से पहले उतने आसान कभी लगे ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वहां जाके क्वेश्चन को या उन लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगेन यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। और कब आ रखा है भाई, जैम 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन मे बी रिप्रेजेंट बाय द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मेरे को एक क्वेश्चन दे रखी है, ट्रेजेक्टरी के लिए मुझे दे रखा है क्या, वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है किसकी, ट्रेजेक्टरी की, और जहां ए बी सी तीनों कांस्टेंट है और एक्स एंड वाई आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट। फिर बोला गया है, किसको दिखा रहा है, पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है मेरे को, लेकिन बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप का वन डायमेंशनल मोशन होता है, और ये 2 डायमेंशनल मोशन है, साफ साफ दिख रहा है वाई और एक्स दोनों में चेंज आ रहा है। तो भाई ये ऑप्शन तो क्या हो गया मेरा, सरासर गलत हो गया। अगला क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सब जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट सी का स्क्वायर होता है। इस तरह से एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। डी ऑप्शन है मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मेरे पास क्या है, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है यूं करके, और इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट मान लिया इस तरह से क्या कर रहा है, मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऐसे जा रहा है। तो ये कैसा मोशन हुआ, अगर ऐसे जा रहा है यूं करके तो ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ, बिकॉज वन डायमेंशन तो मूव कर रहा है, ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बिकॉज मैं इसको क्या मान लूंगा, एक्स एक्सेस, इसे क्या मान लो वाई एक्सेस, वो तो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। तो भाई ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो पाथ होता है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। आपको समझ जाना चाहिए था ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, या बोल सकते हैं दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मेरे पास क्या है भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि जो पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। और इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो पाथ होता है कैसा होता है भाई, अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये आप पहली बार में टिक कर दे, हमने और ऑप्शन भी क्या कर लिए, चेक कर लिए, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन 2024 में आया हुआ है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, समझेंगे जरा। An incompressible fluid is flowing through a vertical pipe। कैसा पाइप है, एक वर्टिकल पाइप है, हाइट h, जिसकी हाइट कितनी है भाई, h है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज a नॉट। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a नॉट है। ए थिन मैस, मैस मतलब जाली बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसके दूसरी एंड से क्या लगा दिया, एक जाली लगा दी, हैविंग n सर्कुलर होल्स ऑफ एरिया AH। ठीक है, उनका एरिया कितना है, AH है, is fixed at the bottom end of the pipe। The speed of the fluid entering the top end of pipe is V naught। ठीक है, किस स्पीड से घुस रहा है पानी, V naught स्पीड से घुस रहा है। लिक्विड, मैं पानी बोल रहा हूं, क्या है, लिक्विड है। The volume flow rate of an individual hole ऑफ द मैस इज गिवन बाई। यानी जो एक मैस है, एक जो जाली है ना, उसका जो एक छेद है, उस एक छेद से बाहर निकलने वाले फ्लूइड का रेट क्या होगा, उसके जो वॉल्यूम वहां से बाहर निकल रहा है फ्लूइड का, वो किस रेट से बाहर निकलेगा। मेरे को बड़ा अच्छा सा एग्जांपल यहां पर दिख रहा है, अभी मेरे को दिखा। जैसे ये क्या है, एक पेन का बॉक्स है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा ही कर रखा है कि मेरे पास क्या है, इस तरह से एक पाइप है,
तो ये मेरे पास एक पाइप है यूं करके, ठीक है, जिस पाइप की हाइट कितनी दे रखी है उसने h दे रखी है, ये इसका ऊपर वाला एंड है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है a नॉट है। यहां से इस तरह से पानी इंटर या फ्लूइड इंटर कर रहा है किस स्पीड से, v नॉट स्पीड से। अब जो दूसरा एंड है इसका बॉटम एंड है, ये हाइट यहां से यहां तक कितनी दे रखी है उसने h दे रखी है, दिस हाइट इज h। अब ये जो इसका बॉटम एंड है, इस बॉटम एंड में मैंने ऐसे जाली लगा दी, ये क्या लगा रखी है इस तरह से एक जाली लगा रखी है, और जाली में क्या है ऐसे छेद हैं, और कितने छेद है भाई n नंबर ऑफ छेद हैं, यानी n नंबर ऑफ होल है। यहां इसने कुछ लिखा था अभी, कहां गया, देयर आर, कहीं तो लिखा है n होल, कितने हैं n सर्कुलर होल हैं कुछ इस तरह से, जैसे यहां पर n होल है वैसे ही यहां पर भी क्या है n होल है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ, तो इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया आपको, ठीक है। ये है तो ऐसे, ये है ऐसे, लेकिन मैंने दिखा कैसे रखा है, ऐसे दिखा रहा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहां पर इस तरह से n होल है। तो ये इसमें क्या है इस तरह से भाई n होल है। अब क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है कि जो एक होल है, इस होल से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तब वो उसके वॉल्यूम के बाहर निकलने का रेट क्या होगा, या बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम में इस एक होल से कितना पानी बाहर निकलेगा, या बोल सकते हैं पानी का या फ्लूइड का कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर करते हैं। देखो एक बात तो आपको फील आ गया होगा कि कौन सी थ्योरम लगने वाली है, यहाँ पर बर्नौली थ्योरम का क्या है, एक एग्जाम्पल है। अगेन एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि बर्नौली थ्योरम क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2023 में भी आया था और 2024 में भी वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बर्नौली थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम फटाफट से इंप्लाई कर देंगे। तो देखो जरा समझेंगे जरा, ये हाइट कितनी है यहां से यहां तक h है, इसको मैंने क्या बोल दिया a पॉइंट बोल दो, या बोल सकते हैं इसको मैंने क्या बोल दिया पॉइंट एंड a बोल दिया, या इसको मैं टॉप बोल दिया मैंने t बोल दो, ज्यादा अच्छा रह जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया भाई t बोल दिया, ये टॉप है और ये बॉटम है। और हम सब जानते हैं बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, टोटल एनर्जी एट टॉप मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं टॉप पे देखूंगा तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होगी, पी टी के बराबर, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ रो वी टी स्क्वायर के बराबर, जहां वी टी क्या है स्पीड एट टॉप है, और प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर रो जी एच आ जाएगा, ठीक है। एच यानी ये हाइट, इसको मैंने बॉटम बोल दिया, और यहां से हाइट कितनी है एच मैंने बोल दिया, ठीक है। अज्यूम कर लिया ये ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड यहां पर क्या है पोटेंशियल जीरो है, तो यहां कितना हो जाएगा रो जी एच के बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरह से क्या करोगे, टोटल एनर्जी एट बी, माना यहां पर प्रेशर कितना है पी बी के बराबर है, ठीक है। बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है, मान लिया यहाँ पर पी बी के बराबर प्रेशर लग रहा है, प्लस दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि प्रेशर के बराबर होता है, प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर, जहां वी बी क्या है स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एंड बी, और प्लस ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वहां पर उसकी जीरो हो जाएगी, बिकॉज मैंने मान लिया यहां पर एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब देखो पीटी कितना होगा, तो सिंस पीटी विल बी इक्वल टू पीटी यानी यहां पर प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी किसके बराबर पी ए के बराबर। अगला सवाल है पीबी किसके बराबर होगा, भाई यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा ऊपर की ओर, ये भी किस पर मतलब कहां ओपन है, ये जो एंड है बी एंड है पाइप का, ये कहां ओपन है एटमॉस्फेयर में एंड ओपन है, यानी बाहर जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो दिस पीबी इज ऑल्सो इक्वल टू पी ए, ठीक है। बात समझ में आ रही है बात, ओके ये बात समझ में आ रही है। तो पीटी किसके बराबर है भाई पीबी के बराबर है, तो दे विल कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा अब, या फिर उससे पहले देखो ये रो ये रो ये रो भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आप ये पीटी और पीबी कैंसिल होने के बाद अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई वी बी का स्क्वायर निकालूं, तो वी बी का स्क्वायर इक्वल टू ये टू इधर आएगा, टू से एक टू कैंसिल, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा वी टी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच आ गया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ जी एच आ गया। और जो पी टी कितना दे रखा है मेरे को वी नॉट के बराबर दे रखा है, तो स्पीड ऑफ फ्लूइड एट बॉटम कितना आ गया मेरे पास है, ये आया मेरे पास कितना वी नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ
जी एच, उसका स्क्वायर निकल रखा है, तो स्पीड ऑफ फ्लूइड एट बॉटम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच आ गया। कितना आ गया भाई? ट्वाइस ऑफ जी एच आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। ये क्या निकला? स्पीड ऑफ फ्लूइड एट दिस पॉइंट, यानी जब इस बी एंड पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। अभी कहानी शुरू ही हो रखी है, समझना जरा। हमें कैलकुलेशन किसके लिए करनी है कि पर यूनिट टाइम में एक छेद से, एक होल से कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल दो कि पर यूनिट टाइम में इस जाली के ऊपर कितना वॉल्यूम पड़ रहा होगा। बताओ, पर यूनिट टाइम में इस पूरी जाली के ऊपर कितना वॉल्यूम पड़ रहा होगा, या ऐसा उससे पहले ये निकाल दो कि कितना मास इस जाली के ऊपर पड़ रहा होगा पर यूनिट टाइम में। तो सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं मैं? मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, या फिर वॉल्यूम निकाल दो, चलो क्योंकि आसान रहेगा। क्या निकाल दो? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंसिडेंट या रीच बॉटम, रीच एट पॉइंट बी, पॉइंट बी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में पानी का कितना वॉल्यूम इस पॉइंट बी पर पहुंचा होगा, पहले ये निकाल देते हैं। कैसे आएगा बताओ? देखो, यूनिट टाइम में पानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितनी उसकी इस पॉइंट पर स्पीड है। किसके बराबर है भाई? वी वी के बराबर है। और वॉल्यूम क्या होता है? डिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन। तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू वी बी, क्योंकि यहां पर स्पीड कितनी है उसकी? वी बी है, इनटू क्रॉस सेक्शन कितना है? ए नॉट के बराबर। तो कितना आ गया? इनटू में ये ए नॉट आ गया। तो वी बी इंटू कितना आ गया? ए नॉट आ गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब जितना वॉल्यूम पड़ेगा उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। और हमने क्या बोला है? यहां पर कितने होल हैं भाई? एन नंबर ऑफ होल हैं। एन क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ होल हैं। और जो ए एच है वो क्या है? एक होल का एरिया है। ये क्या है? ए एच क्या है? एक होल का एरिया है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट, कमिंग आउट फ्रॉम एन होल, एन होल इन 1 सेकेंड, या बोल सकते हैं पर सेकेंड। कमिंग आउट इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, कुछ भी बोलो, इन 1 सेकेंड। जरा समझना, इन होल से तो पानी बाहर को निकल रहा होगा, उनकी स्पीड भी कितनी होगी? वी बी के बराबर ही होगी। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी बी इंटू क्या आ जाएगा? एक का एरिया कितना है? ए एच, और इंटू में कितना आ जाएगा? एन आ गया। ठीक है, ये क्या निकला मेरा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम वन होल, और इंटू में कितना आ गया? एन आ गया। ठीक है, बिकॉज यहां पर टोटल नंबर ऑफ होल कितने हैं? एन है। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या लिखा है यहां पर? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम एन होल इन 1 सेकेंड। तो एक होल का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? ए एच के बराबर है। और एक होल से जो पानी बाहर को निकल रहा होगा वो उसी स्पीड से निकलेगा जिस स्पीड से पानी वहां पर पहुंच रहा है, या फ्लूइड वहां पर पहुंच रहा है, जो कितनी है? वीवी के बराबर है। ठीक है, ये बात, बिकॉज बॉटम पे स्पीड कितनी है? वीवी के बराबर है। तो एक होल से पर यूनिट टाइम में कितना पानी बाहर निकल रहा है? इतना पानी बाहर निकल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ होल कितने हैं? यहाँ पर एन है। तो टोटल वॉल्यूम बाहर कितना निकलेगा? एन के बराबर। नाउ जितना वॉल्यूम आ रहा है उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, यानी ये इसके बराबर होगा। बिकॉज कोई कहीं पर भी पानी लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ मास, पानी कंप्रेस भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म है वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? दिस वी बी इंटू ए नॉट मस्ट बी इक्वल टू कितना आ गया? वी बी इंटू ए एच, वी बी इंटू वी बी इंटू
AH और इनटू में कितना आ गया, ये N आ गया। मुझे क्या चाहिए, ये चीज चाहिए VB इंटू AH, VB इंटू AH मुझे चाहिए। तो VB इंटू AH इक्वल टू कितना आ गया, VB A नॉट अपॉन में कितना आ गया भाई, N आ गया। ठीक है, अब यहां से VB की वैल्यू पुट कर दो। तो VB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये तो A नॉट अपॉन N ऐसे ही रहा। VB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज V नॉट का स्क्वायर प्लस 2GH और इस पूरे की होल पावर 1/2। ठीक है, और यहां मेरे पास इसको क्या ले सकता हूं मैं, VB इंटू AH, और जो VB इंटू AH है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम वन होल पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो किसका बराबर होगा, A नॉट अपॉन N इंटू V नॉट स्क्वायर और प्लस का 2GH उस पूरे की होल पावर 1/2 यानी रूट। तो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी हो जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है, जिसने बर्नौली थ्योरम पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पर समझने वाला चीज यही है कि भाई इसको मैं कैसे बोल रहा हूं कि ये इसके बराबर होगा, कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रीचिंग पर यूनिट टाइम के बराबर है। जिसने ये समझ लिया, ये चीज समझ ली, उसके लिए भाई ये बहुत ही आसान है। जिसको ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर उसके लिए दुविधा हो सकती है, इतना मैं कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये दुविधा कैसे सॉल्व होगी, लेक्चर जाके देखो, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई अगेन जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h टू द ग्राउंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, द टाइम रिक्वायर फॉर द बॉल टू स्टॉप बाउंसिंग इज प्रोपोर्शनल टू। जैसे हमने बॉल फेंकी, फिर कुछ हाइट तक आती है, फिर कुछ हाइट और कम होती है, फिर कुछ हाइट और कम होती है, फिर कुछ और हाइट कम होती है, और एक ऐसा समय आता है बॉल फिर कूदना बंद कर देती है और बॉल कहाँ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो कितना टाइम लगेगा बॉल को रेस्ट में आने में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, E के बराबर है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं जरा। तो मान लो ये मेरे पास क्या है भाई, ग्राउंड है, इस तरह से ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। एक बॉल इनिशियली कहाँ थी, यहाँ थी। माना ये मेरे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक, जो इनिशियली यहाँ से कितनी हाइट पर है, क्या बोल रखा है, इस हाइट को h बोल रखा है। कितना बोल रखा है, h, स्मॉल h बोल रखा है। हाँ जी, ये स्मॉल h क्या है, इसकी हाइट है इनिशियली। इस h हाइट से इसको ड्रॉप किया, यूं करके क्या किया, ड्रॉप किया, यानी यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जैसे इसको ड्रॉप किया तो इससे टकराएगा ये, तो यहाँ जैसे ही पहुंचा, माना जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है मेरे पास, v1 के बराबर है। यानी जैसे यहाँ पर पहुंचा, टकराने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। अगर मैं इसे v1 की वैल्यू निकालूं तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, देखो हम सब जानते हैं दिस v1 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस v1 मस्ट बी इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन यूज करी हमने, v1 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर आ गया। अब मान लो इस बॉल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। अगर मैं यहां से t1 निकालूं तो दिस t1 विल बी इक्वल टू, कैसे निकालूंगा t1, कोई रास्ता t1 निकालने का तरीका है, फर्स्ट इक्वेशन लगा लेंगे, t1 निकल जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन किस बराबर है, g के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं t1 निकालने जाऊं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, v1 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और प्लस कितना है एक्सेलरेशन, g के बराबर है, इनटू कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 अपॉन g के बराबर आ गया। v1 की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, तो यहां से मेरे पास t1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा कितना, v1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gh और अपॉन में कितना आ गया, g आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास t1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g के बराबर। ये क्या निकला मेरा, t1 निकला। यानी पहली बार जब टकराएगा कितना टाइम लेगा, वो t1 टाइम लेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अभी वापस जाएगा टकराने के बाद, जब वापस जाएगा तो यहां पर कुछ उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, यानी जो कोलिजन है वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं है। अगर कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ वहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो जब ये ऊपर को बाउंस करेगा तो इसकी स्पीड वो नहीं होगी जो पहले थी। इसकी स्पीड क्या होगी, माना v2 होगी, और जो v2 होगी वो लेस देन v1 होगी। ठीक है, ये v2 स्पीड से क्या गया, ऊपर को गया। अब इस केस में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो सिंस वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड डिवाइड में क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, नाउ इस केस के लिए देखो, फिर देखो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना है, v2 के बराबर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 एंड बिफोर कोलिजन कितना है, v1 है। अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रहा हूं तो ग्राउंड हमेशा रेस्ट में, तो उसकी वेलोसिटी हम क्या लेंगे, हमेशा जीरो लेंगे। ठीक है बात, तो ये कितना आ गया मेरे पास, E इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 आ गया। यहां से इसको ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए। ओके, नाउ अभी क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। जब ये बाउंस बैक किया तो ऊपर हो गया, और जब वो ऊपर जाएगा अब उस हाइट तक नहीं जाएगा जहां तक वो पहले गया था। मानो कितनी हाइट तक गया, लेट अस से वो h2 हाइट तक गया। कितनी हाइट तक गया भाई, h2 हाइट तक गया, यहां से यहां, और यहां जाए कहां गया, और रेस्ट में आ जाएगा इस पॉइंट पे जाके। ये भी तो, ये तो क्या हुआ, उसका मैक्सिमम हाइट हुआ। और मान लिया जब ये यहां पहुंचा उसने कितना टाइम लिया, t2 टाइम लिया। जब वो कहां पहुंचा, इधर पहुंचा, सबसे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, तो उसने कितना टाइम लिया, मान लिया मैंने t2 टाइम लिया। कितना टाइम लिया भाई, पहले कितना टाइम लिया था t1, अभी कितना टाइम लिया उसने, t2 टाइम लिया। क्या मैं t2 निकाल सकता हूं, यहां से आंसर से निकाल सकता हूं। अगेन फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, तो t2 निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड दिस विल बी इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, v2 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, v2 है, और दिस विल बी माइनस कितना आ जाएगा, ये g इंटू t2 आ जाएगा। अगर मैं यहां से t2 निकालूंगा तो t2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये v2 अपॉन g हो जाएगा। इस बात से किसी को कोई दिक्कत है, t2 इक्वल टू कितना आ गया, v2 अपॉन g हो गया। यहां से मैं v2 निकालूं तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से e इंटू v1 आ गया। तो ये वैल्यू पुट करो यहां पर, तो यहां से t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज e v1 अपॉन में कितना आया, g आया। अब e की वैल्यू यहाँ, v1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ रखी हुई है, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से t2 निकल के आ जाएगा। तो t2 इक्वल टू कितना आ गया, तो दिस गिव्स अस t2 इज इक्वल टू e अपॉन g इंटू v1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g h के बराबर है। तो यहां से मेरे पास t2 इक्वल टू, यह है मेरे पास क्या, e इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी हो गया। तो ये क्या निकल गया मेरा, t2 निकल के आया। दिस इज अवर t2। ठीक है, t2 कितना टाइम है, इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। अभी नीचे भी आएगा, फिर अभी तो यहां पहुंच गया है, अभी नीचे भी आएगा। जब ये नीचे आएगा यूं करके इस तरह से, जब इस तरह से यहां से नीचे आएगा तो यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, अगेन कितना टाइम लगेगा भाई, t2 टाइम लगेगा। तो यहां से यहां पहुंचने में अगर कितना टाइम लगा, इसको t2 टाइम लगा। ठीक, बिकॉज ये हमको पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। और जब यहाँ टकराएगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी भाई, v2 के बराबर होगी। अभी बाउंस बैक करेगा, अभी ऊपर जाएगा, और किस वेलोसिटी से गया, माना जब ऊपर हो गया ये v3 वेलोसिटी से गया। इसकी स्पीड कितनी है ऊपर के डायरेक्शन में, v3 है, इसकी वेलोसिटी ऊपर हो कितना है, v3 है। जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से, आप अभी यहाँ पर नहीं रुकेगा, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही क्या होगा, रुक जाएगा। माना यहाँ पर क्या हो गया, ये रुक गया। और अज्यूम कर लो इस टाइम इसने यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, t3 टाइम लगा। कितना टाइम लगा, t3 टाइम लगा। तो क्या आप t3 यहाँ से निकाल सकते हो, अगेन सेम कैलकुलेशन करेंगे हम। अगर मैं t3 के लिए कैलकुलेशन करूं, अभी ऊपर की ओर वेलोसिटी कितनी है, v3 इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां से मेरे पास, और फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी, 0।
तो 0 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास है, ये आ जाएगा मेरे पास कितना V3 एंड माइनस का G इंटू T3 आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं भाई, T3 निकालूं तो T3 इक्वल टू कितना आ गया, V3 अपॉन G के बराबर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो V3 निकालने के लिए अगेन में अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाऊं किसका, कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का। देखो कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन जब तक हम मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इस कोलिजन के लिए, इस वाले के लिए जो यहां पर रखा है, इस कोलिजन के लिए अगर मैं क्या करूं, ई को डिफाइन करूं, तो फॉर दिस कोलिजन ये जो यहां पर रखा है V2 नीचे को है, V3 ऊपर को है, तो अगर इसके लिए मैं क्या करूंगा, ई डिफाइन करूंगा, तो दिस ई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, V3 अपॉन V2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन कितना है, ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट में है, तो आफ्टर कोलिजन कितना है भाई, ऊपर को V3 यानी जब जा रहा है वापस, और जब आ रहा था जब बिफोर कोलिजन कितना था V2, तो कितना आ जाएगा V3 अपॉन V2 आ गया। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, अब V3 निकालूं तो V3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये V2 इंटू ई आ गया। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू ये हो गया मेरे पास कितना, E इंटू V2 अपॉन कितना आया, G आया। अब V2 मैंने निकाल रखा होगा कहीं अभी, V2 इक्वल टू कितना है मेरे पास, E इंटू V1 के बराबर है, तो रखो यहां से मेरे पास, तो T3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E अपॉन G इंटू V2 की वैल्यू कितनी है, E इंटू V1 है, तो यहां से मेरे पास T3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये E स्क्वायर। अगर मैं V1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी V1 की, और ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद G को अंदर ले जाऊंगा, तो दिस इज अगेन वी हैव 2H अपॉन G निकल के आया। तो दिस इज अवर T3, ये कितना निकल के आया मेरा, क्या निकल के आया, T3 निकल के आया। अब ऊपर को जाने में कितना टाइम लगा, T3 टाइम लगा, तो उतना ही टाइम कहाँ आने में लगेगा, नीचे आने में लगेगा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँचाएगा, किस वेलोसिटी टकराएगा, ये V3 वेलोसिटी टकराएगा, और टाइम कितना लगेगा, T3 लगेगा। फिर ऊपर को जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर को जाएगा विद सम वेलोसिटी V4, और कहाँ तक जाएगा, इस हाइट तक नहीं पहुँचेगा, कुछ यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा भाई, T4 लगेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं T4 की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा तो T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T4 इक्वल टू आ जाएगा क्या, e की पावर 3 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 2H अपॉन कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। अब T4 ऊपर को जाने में लगा तो उतना ही टाइम नीचे आने में मिलेगा यहाँ तक, तो ये टाइम भी कितना होगा भाई मेरे पास, T4 होगा, किस बराबर होगा, T4 के बराबर होगा। ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, कोलिजन होंगे, माना इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन होने के बाद बॉल क्या हो जाएगी हमारी, रुक जाएगी, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर टोटल टाइम टेकन लिखूं मैं, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला किसका लिखूं, टोटल टाइम टेकन का, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, पहले कितना आ जाएगा यहाँ पर T1, फिर प्लस T2, दो बार T2 टाइम लग रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ T2, फिर कितना आ जाएगा T3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ T3 आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा T4 यानी कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ T4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जब तक रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अब सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, टोटल टाइम T इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी है भाई, T1 है मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ 2H अपॉन G के बराबर, एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ T2 की वैल्यू कितनी है, कहाँ लिखा है T2 में, इधर लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ E एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा अगेन 2H अपॉन G आ गया। फिर यहाँ से मेरे पास अगर मैं T3 निकालूंगा तो प्लस T3 इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ अगेन 2H अपॉन कितना आ गया, ये G आ गया। फिर प्लस ट्वाइस ऑफ T4 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये T की पावर 3 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ, ये मेरे पास कितना आ गया 2H अपॉन G एंड प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास क्या आया देखो, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास देखो, T इक्वल टू होगा कितना, T इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2H अपॉन G एंड प्लस, एक काम करो
यहां से ये पूरा टर्म कॉमन ले लूँ इन सब से, जो आई का टर्म बचे ना, इससे मैंने क्या कर दिया 2e अंडर रूट ऑफ 2h/g बाहर ले लिया। अंदर कितना बच गया इसके, यहाँ तो 1 बचा और प्लस यहाँ कितना बच गया भाई, e बच गया, यहाँ कितना बच गया e² एंड सो ऑन एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। ठीक है, देखो अब तो यहां से मेरे पास t विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2h/g एंड प्लस का दिस इज 2e अंडर रूट ऑफ 2h/g। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है, ऐसा आपने एक सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था किसका, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का। ये क्या होता है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हमने बाइनोमियल पढ़ी हुई। तो फ्रॉम बाइनोमियल यहाँ पर एक्स की जो कितना है e है, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस e की पावर माइनस 1 आ गया। ठीक है, देखो इन दोनों से भी मैं क्या कर सकता हूँ 2h/g कॉमन ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ। अंदर कितना बचा 1 प्लस 2e, ये नीचे लिख लो इसको, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस e आ गया। कितना आ गया 1 माइनस e। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 1 माइनस का e प्लस का 2e अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस का e आ गया। तो यहाँ से मेरे पास t इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g एंड दिस वन इज, ये मेरे पास कितना हो गया ऊपर 1 प्लस e हो गया, नीचे कितना आ गया 1 माइनस e आ गया। ये पूरी चीज़ कांस्टेंट इधर वाली, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे t इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन इज 1 प्लस e अपॉन में कितना आया 1 माइनस e आया। तो दिस इज अवर आंसर। जो t होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 प्लस e एंड अपॉन 1 माइनस e के प्रोपोर्शनल होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है? हाँ जी, मुझे लगता है बी। देखो क्या है, ये तो छुप गया। हाँ, बी ऑप्शन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़े भाई। ऐसा क्यों बोल रहा हो भाई? कभी कभी नहीं यार, अच्छा इसकी मुझे फोटो लेनी पड़ेगी, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो रहा है। 20 लेक्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आ गया क्लोज कर दो। वैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए सैटेलाइट ऑफ मास 10 kg इज in a circular orbit around a planet is having a speed of 200 मीटर पर सेकेंड। the total energy of the satellite is, जो सैटेलाइट होगी उसको टोटल एनर्जी क्या होगी यह हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। मैं इस लेक्चर को यहीं पर क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन भी आज का 2024 में आया हुआ है। अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर आप पूछ लेना। ठीक है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में जो जैम के क्वेश्चन हैं, कम से कम हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप इन सारे लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं तो आपके पास अभी जैम के 80 क्वेश्चन हैं, जो कि कम नहीं होता, बहुत ज्यादा नंबर होता है। सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स या बोल सकते हैं जो हमारे वहाँ जैम के सिलेबस में जो मैकेनिक्स है, जिसको हम न्यूटन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, और उसमें जो लास्ट स्टडी है वो भी क्या है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।